नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के साथ खबरों की और खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही बीती रात जो मुलाकात हुई वही खबर है सबसे बड़ी। ये मुलाकात थी सीएम योगी और सुबह सपा के प्रमुख ओपी राजभर की मुलाकात की। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक कवायद यहां पर देखने को मिली है, जहां पर सत्ताधारी दल बीजेपी से लेकर पूरा विपक्ष चुनाव को लेकर रणनीति बना रहा था, लेकिन इस बीच बीजेपी ने सुबह सपा के साथ जाने का फैसला किया था और एक साथी की उसे तलाश और थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल को लेकर। इसके बाद बैठकों का दौर चलते रहा। ऐसा ही एक खास बैठक की जानकारी सामने आई। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां सर्किट हाउस में उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था। ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी की मुलाकात हो गई। अब इस खास मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं? कहीं ओपी राजभर फिर से बीजेपी का दामन थामने की तैयारी तो नहीं कर रहे? ऐसे में अगर ये कहें कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं आ सकता। कभी बीजेपी से दूर होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले राजभर फिर से बीजेपी के करीब आ रहे हैं और इस तरीके से सियासत जो है सूबे की वो गरमा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह सपा की पकड़ कई एक क्षेत्रों में बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिली है बीते दिनों में, चाहे विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर निकाय चुनाव हो जाए। ऐसे में साफ है कि सुबह सपा का अपना जनाधार है और यह जनाधार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी और साथ में बीजेपी को भी, दोनों ही दलों को खासा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि क्या सुबह सपा गठबंधन करेगी। तो गठबंधन तो करना था क्षेत्रीय दलों के साथ में, छोटी पार्टियों के साथ में। ये एक मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है कि आपको किसी न किसी गठबंधन में जाना ही पड़ता है। और आखिर में सुबह सपा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी हम दे रहे हैं, हालांकि क्योंकि मुलाकात तो हो गई, ये तो तय है कि मुलाकात हुई है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे पैनल पर और उनके साथ हम करेंगे चर्चा कि अब इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं। फिलहाल ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी या अनौपचारिक मुलाकात थी और अब सियासत किस करवट जो है वो देखने को मिलेगी यूपी की। तो हमारे साथ सुरेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, रविंद्र सिंह प्रवक्ता सपा और सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता सुबह सपा हमारे साथ जुड़े हुए। फिलहाल सुभाष चंद्र यादव जी से सवाल सीधा मेरा। सुभाष चंद्र यादव जी, मुलाकात तो हुई है और राजनीति में मुलाकातों का सिलसिला चलता भी रहता है, लेकिन इन मुलाकातों के सिलसिले के पीछे की कहानियां भी कई बार बुनी गई होती हैं। क्या कहानी है उस मुलाकात की? वैसे आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजनीतिक मुलाकात के मायने तलाशी जा रही है, ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। इसके जो भी राजनीतिक दल कई तरह के प्रयास लगाने का प्रयास करते हैं, कई तरह के कयास लगा भी रहे हैं, या जो भी उनके दिमाग में चल रहा हो, उनका काम उस तरह की चीजों को करते रहना। लेकिन ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि विगत 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अरुण भैया जी की और आदरणीय भाभी निकिता राजभर जी की शादी हुई थी और शादी का रिसेप्शन था 13 तारीख को। 13 तारीख के रिसेप्शन के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनको न्योता गया था। वो अपनी व्यस्तताओं के चलते आ नहीं पाए थे, तो उनकी तरफ से जो उनके सलाहकार है अवनीश अवस्थी जी, वो आए थे, उनका लेटर लेके आए थे और पत्र को उन्होंने सौंपा भी था। तो जिस प्रकार सर्किट हाउस के अंदर जो मुलाकात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रकाश राजभर जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अरुण राजभर जी सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब राजनीतिक पार्टियां अगर इसके अंदर कोई राजनीतिक स्वार्थ तलाश रही है, राजनीतिक नेता ढूंढ रही है, तो उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए किया गया था, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आदरणीय अरुण भैया जी को और आदरणीय भाभी निकिता राजभर जी को लखनऊ भी बुलाया आशीर्वाद देने के लिए। इसके अलावा राजनीतिक में कोई चर्चा नहीं हुई है। बाकी विपक्षी पार्टियों का में राजनीतिक मायने तलाशना, वो राजनीतिक मायने भले तलाशती है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुलाकात थी, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को पता था कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी के अंदर आए हुए, उसी अवसर को जो ध्यान में रखते हुए वो आ नहीं पाए, उनकी व्यस्तताएं थी। उन व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बड़े भैया अरुण राजभर जी उनसे मिलने के लिए गए और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था। बिल्कुल, तो एक बहुत ही खास ये बात मानी जाती है भारतीय राजनीति की कि ठीक है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता है, और इस तरह के कार्यक्रम में मुलाकातों का दौर भी चलता रहता है। लेकिन मुलाकातों की वजह से कई बातें भी निकल कर आती है और इन बातों में कई बार चीजें राजनीतिक भी हो जाती हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर स्वागत है आपका। इन मुलाकातों के जरिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ अलग समीकरण बनते नजर आ रहे हैं क्या यूपी में? क्या आपको नजर आ रहा है या आपको भी समान ही नजर आ रही है? पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात कर चुके आदरणीय राजभर जी।
उप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। हम्म। और जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं, क्या बात करते हैं तो कोई नहीं जान सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसका राजनीतिक मायने निकाला जाता है। हम्म। क्योंकि आदरणीय राजभर जी जो हम लोग के साथ में थे, तो एक बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा था कि योगी जी को भेजेंगे और घंटा बजाएंगे मंदिर में। तो अगर आज वो आत्मीय मुलाकात कर रहे हैं तो राजनीतिक मायने अगर कोई निकालता है तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, कोई भी पार्टी स्वतंत्र है किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए, वो उनके साथ जाते हैं तो खुल के भी कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि हम उनके साथ जा रहे हैं। हमारे साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं, ऐसा कोई गुरेज नहीं है। और जाते हैं उनके साथ में तो स्वागत है इस बात का। तो जो जाते हैं तो लेकिन अगर आपके साथ आते हैं तो उसका भी स्वागत होगा फिर तो। हमारे साथ भी स्वागत है। मैंने तो कभी भी आज तक आपके चैनल पे भी मैं कह चुका हूं कि जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, बस्ती जिले का, और खासकर जिस इलाके का वो राजभर बहुल है, या कभी बताते हैं कि इतिहास में ये पूरा जिला जो है राजभर राजाओं के अंडर में रहा है। ठीक है, बाद में परिस्थितियां बदली होंगी। बिल्कुल। तो हम, और मैंने तब देखा है जब वो छड़ी लेके सबसे पहले हमारे इलाके में ही आए थे, बस्ती जनपद के सरयू जी से लगे इलाके में। तो मेहनती व्यक्ति हैं आदरणीय राजभर जी। ठीक है, उनकी बोलने की अपनी एक स्टाइल है, हर आदमी की अपनी बोलने की एक स्टाइल होती है। जैसे योगी जी की स्टाइल है गुंडा बदमाश कट्टा छुरी, ऐसे आदरणीय राजभर जी की अपनी स्टाइल है। तो वो अपने स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाके बोल सकता हूं कि मेरे सहयोगी रहे हैं लंबे समय तक। और विधानसभा चुनाव में उनका निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग रहा है कि जो हम 111 सीटें जीत के आए थे। बिल्कुल। तो खिलाफ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरे स्तर पे कोई भी खिलाफ नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल। सुभाष चंद्र यादव जी सुभाष चंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी सुभाष चंद्र यादव जी, देखिए ये बात तो साफ है कि यानी कि अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सपा के मन में है, क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया था तो सपा भी मानते इस बात को कि इतनी ज्यादा सीटें अगर आई तो कहीं ना कहीं आपका साथ भी उसमें था, लेकिन अब आपके साथ दुर्भाग्य से वो है नहीं। लिहाजा अब यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी आपके पास, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं अब दो विकल्प अभी भी बने हुए हैं दो गठबंधन में जाने के। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो सहयोगी हमारे काबिल प्रवक्ता इनको मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से और एवं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से समाजवादी पार्टी 2017 के अंदर जो 47-48 सीटों के आसपास थी वो 111 पर आई। मैं इनका साधुवाद दूंगा, क्योंकि पूर्व के अंदर समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता थे इस चीज को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने बड़ा दिल दिखाते इस चीज को स्वीकार किया। और ये वास्तविकता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बलबूते ही समाजवादी पार्टी 47-111 को पढ़ाई। क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने पश्चिम के अंदर जयंत चौधरी से गठबंधन किया था, मध्य के अंदर इन्होंने महानदा से गठबंधन कर सोहेल मौर्य जी को ले लिया, लेकिन उनको इस पर नहीं मिला। पूर्वांचल के अंदर माननीय राजभर जी की बदौलत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत इनकी लाज बची और ये 47-111 के ऊपर आए। इनका बहुत बड़ा दिल है, वरना समाजवादी पार्टी के पंकज जी अब तक जितने भी प्रवक्ता थे इस चीज को डिनाई करते थे। रही बात गठबंधन के विकल्पों की, तो राजनीति के अंदर समय के साथ विकल्प बनते हैं और राजनीति के अंदर तमाम विकल्प है, लेकिन गठबंधन होगा नहीं होगा इसके बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम नहीं तय करेंगे। और आने वाले समय के अंदर आपको पंकज जी, आप तो ज्ञानी व्यक्ति है, वरिष्ठ पत्रकार, आपको इसके बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा किससे गठबंधन होता किससे गठबंधन नहीं होता, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा। रही बात राजनीतिक नजदीकियों की, राजनीति के अंदर कोई अछूता नहीं है, दोस्ती चलती रहती, मुलाकातों का दौर चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके राजनीतिक कयास चलाते जाए। ये एक शादी का अवसर था, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे थे, आरएलडी के जयंत चौधरी जी पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के रामगोविंद चौधरी जी पहुंचे थे, ओम प्रकाश सिंह जी पहुंचे थे। तो इसके अगर राजनीतिक मायने तलाशने का कोई प्रयास करा तो तलाशे, उसके अंदर हम नहीं जाना चाह रहे। हम सिर्फ और सिर्फ करना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ से मिलकर सिर्फ एक धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिसके अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे अरुण राजभर जी को और भाभी निक्ता राजभर जी को लखनऊ आकर बुलाया भी मिलने के लिए। बिल्कुल। तो रविंद्र सिंह, देखिए रविंद्र सिंह जी, एक तरीके से आप देखिए कि सुभाष चंद्र यादव जी ने तो साफ कहा यहाँ पर कि जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह के गठबंधन की बात होती है, चाहे वो चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद, तो जाहिर सी बात है वो सभी जो शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे होती चीजें, और ये इसके लिए कि अधिकृत आप होते भी नहीं, क्योंकि अधिकृत जब किया जाएगा तो आप बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गुस्सा है मन में कि आप लोगों ने जिस तरीके से ये बात अब स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोगों ने सुबह सपा का साथ पाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब जाके ये मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है? और अब जिस तरफ से उनका रुझान जाता नजर आ रहा सुबह सपा का, तो अब मुश्किलें थोड़ी होंगी सुबह सपा को वापस अपने पाले में लाने को लेकर।
देखिए, मैं आदरणीय राजभर जी को तब से जानता हूं जब मुझे लगता है कि मैं 8-9 का स्टूडेंट था। तो वो जो राजनीति करते हैं पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, ये राजनीति बीजेपी कभी भी नहीं करती है। बीजेपी भी एक बहुत संगठनों को मिला के राजनीति करती, जिसको वो एनडीए बोलते हैं। और एनडीए के अपने 14 प्रमुख साथियों को वो बेइज्जत करके भगा चुकी है। उनके भगाने के बाद में नेताओं को उनके जेल में डाल दिया। तो दो चीजें हैं बीजेपी के साथ में, क्योंकि पिछले बार भी जब आदरणीय राजभर जी मंत्री थे, एक खेत की नपाई के लिए उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री स्तर तक अपनी बात कही, लेकिन नहीं माना गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का चरित्र समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की लड़ाई मैं तो देख रहा हूँ, पिछले 30 साल से ज्यादा समय से देख रहा हूँ कि आदरणीय राजभर जी लड़ रहे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं लड़ेगी और ना कभी सहयोग करेगी उस लड़ाई को लड़ने में। दूसरा, किसी भी अपने सहयोगी वो पहले पैर छूती है, घुटना छूती है, फिर गला दबा देती है। और ये उदाहरण है, खाली ये काल्पनिक बातें नहीं है, सभी उदाहरण है। चाहे उद्धव जी हो, चाहे जयललिता जी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, नीतीश बाबू हो, सभी लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार आदरणीय राजभर जी को जरूर सोचना चाहिए कि क्या एक बार फिर हमारे साथ वैसा ही बर्ताव भारतीय जनता पार्टी करेगी जैसा कर चुकी थी। तो ये सोच के ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए। जी धन्यवाद। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत आपका भी। बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि इस मुलाकात के मायने हम अब क्या माने, क्योंकि देखिए मुलाकातें होती है, मुलाकातों के बाद ही कुछ बात होती है, और बात होती है तो फिर चीजें आगे बढ़ने लग जाती है, कवायद होने लगती है, प्रयास होने लग जाते हैं, तमाम चीजें होती है। क्या माना जाए इस मुलाकात तो हुई है, ये तो तय है, बंद कमरे में बात हुई है, ये भी तय है। पंकज जी, देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बीजेपी जो है ऐसा करता है वैसा करता है। पहले दूसरे घर में झांकने से पहले अपने घर में अगर झांक लेते तो अच्छा होता है। इन्होंने जो आरोप लगाए, अरे हमारे कृपा से नीतीश बाबू 5 बार मुख्यमंत्री बने, हमारे कृपा से अकाली दल मुख्यमंत्री बने, हमारे कृपा से शिवसेना जो है जी महाराष्ट्र के अंदर मजबूत हुए। बिल्कुल। और आप ये आरोप लगा रहे हैं, हम तो उनको साथ में ले रहे हैं जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास में साथ दे, हमारा जो इस देश के हित के बात करे उसको हम साथ में ले रहे हैं, ना कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने भाई भतीजा को बढ़ाने के लिए और खुद को अपने घर को भरने के लिए। ऐसी पार्टी में रहने से तो अच्छा है कम से कम देश हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए काम करें। और आप लोग तो पूरा प्रदेश को लूटने का काम किया। और जब से हमारी सरकार आई है, 14 में लोकसभा में आशीर्वाद दिया और 17 से लगातार 4-5 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। अभी 1 महीना पहले निकाय चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। तो हम लोग तो प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, कोई भाई भतीजा और कोई परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सवाल लेकर मैं सुभाष जी के पास चलता हूँ। सुभाष जी, किसका विकास पसंद आ रहा है अभी आपको? योगी जी का विकास अच्छा भी आपको लग रहा है, या फिर अखिलेश बाबू का विकास आपको अच्छा लगता था? यही बता दीजिए, कम से कम रुझान तो हम जान लेंगे उसके जरिए। पंकज जी, विकास वाली बातें या मायने नहीं रखती है। मायने ये चीज रखती है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी आप तारीफ करिए, क्योंकि अच्छे को अच्छा कहना ये वास्तविकता है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, कानून व्यवस्था के ऊपर नए आयाम स्थापित कर रही है, और उसकी तारीफ अगर की जाए तो मैं समझता हूँ उसकी कोई अतिशक्ति नहीं है, तो गलत चीज नहीं है। तारीफ होती है, सही समय में तारीफ करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। तो अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, अगर उसको कोई अलग तरीके से लेके जाना चाह रहा है, तो उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, माननीय उपरा राजभर जी का शुरू से स्पष्ट मत रहा है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जी, एक बार दोबारा से रविंद्र सिंह जी के पास। रविंद्र जी, देखिए यहाँ पर तो साफ है कि देखिए तारीफ भी की जा सकती है, ये बात तो यहाँ पर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं सुभाष जी कि
कि अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो उसका तारीफ हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप लगातार कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दलों का क्या हुआ जब बीजेपी के साथ गठबंधन में रही, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं कि तारीफ करने से वो पीछे हट रहे हैं। सुभाष जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो एक अलग पार्टी है, वो किसी की तारीफ कर सकती है, किसी की बुराई कर सकती है, तो यही लोकतंत्र है। अब बात आती है कि हमने बहुत ज्यादा कर दिया है, तो जो कर दिया वो बता देना चाहिए। आज के डेट में, मैं परसों की बात बता रहा हूँ, 32 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता थी और 24 लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध थी। मतलब 8 लाख का डेफिसिट था। पिछले साल देखिएगा तो 11 लाख का डेफिसिट था। यही उपलब्धि है इनकी 6 साल में। दूसरा, किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, उत्तर प्रदेश का किसान, जिसकी राजनीति भी आदरणीय राजभर जी करते हैं। गोवंश ने किसानों का जीना हराम कर रखा। रात में लोग टॉर्च और लालटेन लेके जाके घूमते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई सांड या पश्चिम में बोलते हैं बिजार आके हमारे खेत को नष्ट कर रहा है। उसी सांड से लड़के आदरणीय मोती सिंह जी, जो ओएसडी थे मुख्यमंत्री जी के, उनका देहांत हो गया। तो उससे छुट्टी नहीं मिली। बीज मिल नहीं रहा किसानों को, वो जो बीज आ रहा है केंद्रों पे वो चला जा रहा है फ्लोर मिलों को। खाद मिल नहीं रही है। बिजली पंप हम लोगों ने ट्यूबवेल लगवाने के लिए फ्री कर रखा था, इन लोगों ने 2.5 लाख रुपया लगवा दिया। हम लोग 100 रुपए में किसानों को बिजली देते थे, इन्होंने सबके मीटर लगवा दिया। किस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया, एक दो काम बता दें। अभी हल्ला मच रहा था कि 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा इसी बिजली पे। क्या जब घरेलू बिजली तो सर बता रहे कि 11 लाख पिछले बार था, इस बार 8 लाख है, तो उपलब्धि तो हो गई ना 3 लाख वाली डेफिसिट जो थी। तो इन्वेस्टमेंट आके करेगा क्या? मान लिया अभी ये तो बातें ही ठीक नहीं निकली कि इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं, लेकिन आ भी जाएगा तो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। तो ये लोग एक काम तो बता दे जो इन्होंने कर लिया। ठीक है, तो हम सुरेंद्र सिंह जी से यही पूछ रहे थे। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए ये बात तो साफ है, रविंद्र जी ने साफ यहाँ पर कहा कि देखिए सुभाष सपा जिसकी राजनीति करती है, जिन लोगों की राजनीति करती है, उन लोगों के लिए तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं, बावजूद वो तारीफ करी। मतलब क्या है इसके पीछे, मतलब क्या कहानी है, ये जानना चाहते हैं रविंद्र जी भी और मैं भी जानना चाहूंगा कि सुभाष सपा तारीफ भी कर रही है आपके कामकाज की और बोलती कि जो सही है वो सही है, उसको बोलना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, लेकिन जिसकी राजनीति करती है, जिन लोगों की राजनीति करती है, जिस समाज की राजनीति करती है, उसको कुछ बीजेपी देती नहीं है। ये रविंद्र जी का आरोप है। देखिए पंकज जी, अभी इन्होंने कहा कि बिजली की बात इन्होंने उठाया, ये भूल गए क्या 18,000 गांव में तो बिजली तक नहीं थी, बिजली की कनेक्शन ही नहीं थी। वो लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जहां तक बात रहा कि बिजली कम और ज्यादा की, और जो इन्वेस्ट की बात हुई ज्यादा और कम की, इन लोगों ने तो उन गुंडा माफिया को यहाँ बसा के रखे थे जहाँ की कोई इन्वेस्टर आते ही नहीं थे, डर से कि अगर हम जाएंगे तो हमको उठा लिया जाएगा, हमारे साथ क्या कर दिया जाएगा। आज कम से कम हमने 6 साल, हमारी सरकार को 6 साल हुआ है, तो ज्यादा नहीं हुआ है कि हम पहले हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे। नहीं, आप ये बताइए ना रविंद्र जी का सवाल वो है ही नहीं। उनका सवाल सीधे ये है कि आप राजभर जी की तारीफ करें, राजभर जी योगी जी की तारीफ करें, लेकिन राजभर जी का जो वोट बैंक है, राजभर जी जिसकी राजनीति करते हैं, उनके लिए क्या किया आपने, ये पूछना चाह रहे हैं वो। चलिए बिजली का छोड़ दीजिए, बिजली तो जाहिर सी बात है कि खपत बढ़ेगी तो खपत बढ़ जाती है। हमने तो उन गरीब लोगों का ही विकास करने का काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो ओबीसी समाज से आते हैं राजभर जी, हमने उनको आरक्षण मुहैया कराने का काम किया। हम उनके हित की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि देने की बात किया हमने इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड देने का हमने बात किया। कौन सा जगह पे हमने जो एमएसपी था वो बढ़वाने का काम किया। जो गन्ना किसान के रेट हुआ करते थे उसको बढ़ा के हम लोगों ने देने का काम किया। 2 लाख से ज्यादा रविंद्र भाई मुस्कुरा रहे हैं, रविंद्र भाई मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी शायद मुस्कुराकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास उनके मन में कुछ विचार आ गया है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तेजी से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। रवि जी किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे हम भी और शायद बाकी लोग भी जानना चाहेंगे मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है। ऐसी कौन सी बात सुरेंद्र जी की आपको है जो लग गई कि आप थोड़ी चुटकी ले सकते हैं उनसे? एक तो परिवारवादी राजनीति में कहा इन्होंने, तो राजनीति आजादी से पहले के 2 परिवार लगातार राजनीति में थे और अभी तक हैं।
एक तो नेहरू गांधी परिवार 22 से 1922 से 1933 से लगातार श्री गोरक्षपीठ राजनीति में है। उस परिवारवाद राजनीति को आप कब खत्म करिएगा ये बता दीजिएगा। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि हमने किसान सम्मान निधि दिया, किसानों का ऋण माफ किया, 1 रुपया 15 पैसा, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे करके इन्होंने ऋण माफ किया है किसानों का। और इस ऋण माफ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ऋण माफ करने के एवज में सिलेंडर का दाम दुगना कर दिया, मुफ्त सिलेंडर देके, और बिजली घर घर 30,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है किसानों के यहाँ। तो अगर ऐसा ही करना है तो जनता जवाबदेही है। आप इन्होंने अभी निकाय चुनाव की बात कर दी, निकाय चुनाव में 30% वोट पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस है। 30% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी पाती है तो उसको खुद मंथन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 70% जनता ने हमको नकार क्यों दिया। तीसरा विषय इन्होंने कहा कि हमारे पीछे तो राजनीति में तो ये 67 में हमारे साथ आ गए, 77 में इन्होंने अपने पार्टी का नाम भी भंग करके हमारे साथ आ गए, 89 में हमारे साथ आ गए, और जब हमने 89 में आरक्षण देने का काम किया ओबीसी को आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, तो इन्होंने विरोध किया, पार्टी से अलग हो गए कि ओबीसी को आरक्षण न दिया जाए। अभी इसी निकाय चुनाव में बिना ओबीसी के आरक्षण कराने की तैयारी थी इन लोगों की। वो तो हम लोग लड़ते रहे तो ओबीसी के हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले आए कि बिना ओबीसी के चुनाव करा लिया जाए, लेकिन हम लोग लगातार लड़ते रहे तो अंत में ओबीसी का आरक्षण आया। ठीक है, तो ये एक बड़ा आरोप है आपका ये कि ओबीसी समाज को लेकर सिर्फ कहती है बीजेपी, करती कुछ नहीं है। सुभाष, फिर से सुभाष सभा के पास ही चलते हैं। सुभाष जी देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए लगातार एक बात तो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को से आपकी तारीफ भी की जा रही है, थोड़ा भड़काया भी जा रहा है कहीं ना कहीं कि भाई बीजेपी वालों के साथ आप जाओ मत, ये बीजेपी वाले सबको छोड़ देते हैं। ओबीसी को लेकर इन्होंने बात यहां पर की कि ओबीसी को लेकर बीजेपी के दिमाग में कुछ है नहीं, ओबीसी को लेकर सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करना चाहती। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए पंकज जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दो कि जिस प्रकार अभी ओबीसी को आरक्षण देने की बात चल रही थी, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दो कि ओबीसी को आरक्षण देने का कार्य भारत के संविधान ने किया, न कि समाजवादी पार्टी ने किया, न कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग श्रेय लेना चाहते हैं, श्रेय ले, लेकिन हमारे संविधान ने हमको ओबीसी के आरक्षण का अधिकार दिया है, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। या ओबीसी की जिस प्रकार बात हो रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बात हो रही है, तो इसके अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों को देखना रहेगा। समाजवादी पार्टी अपने किस मुंह से ओबीसी की बात करती है? सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया पिछड़ों का। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया दलितों का, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो समाजवादी पार्टी दलितों की, पिछड़ों की हित की बात ना करे। जब 2004 सितंबर 2013 को जब ओबीसी के 27% आरक्षण जो लागू हुआ था, जिसको कुछ गिनी चुनी जातियों के अंदर मिल रहा था, हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट खंडपीठ ने जब बोला कि इनको सारी जातियों के अंदर समान रूप से बांट दिया जाए, तब 2013 के अंदर उसके आर्डर के ऊपर उसके ऊपर स्टे ले लिया गया। तब सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब इन्हें पिछड़ों की याद नहीं आए, तब इन्हें दलितों की याद नहीं आए। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी को कभी दलितों की याद नहीं आती, कभी पिछड़ों की याद नहीं आती। सत्ता से बाहर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को पिछड़ों की याद आती है। इनको हमारे नेता से सीखना चाहिए। मुझे अपने नेता पर गर्व है। मेरे नेता ने 20 वर्षों का संघर्ष किया है, जो जमीन से उठकर आए। मैंने अपने नेता के संघर्षों को जाकर नजदीक से देखा है। उन्होंने उन सड़कों के ऊपर ऑटो रिक्शा चलाया है जहां पे आप लाके देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। उन्होंने आपने आपको स्थापित किया है। चलिए, वक्त की कमी है, फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा सर। मुख्यमंत्री बन गए। जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, समय आपने दिया। तो फिलहाल कोशिशें लगातार जारी है। सुबह सपा का रुझान जो है वो बीजेपी की ओर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। पीएम मोदी तक से अप्रोच किया गया है। जब अपनी सुबह सपा के एक शादी समारोह में ओपी राजभर ने बुलाया था अपने पारिवारिक के कार्यक्रम के लिए, यहां तक कि योगी जी को ही बुलाया था, और अब मुलाकात भी हुई है। तो मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं। अब सुबह सपा किस करवट जाती, किस ओर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यूपी की राजनीति को देखने में बड़ा मजा आ रहा है, आपको भी और हमें भी, और आने वाले दिनों में ये मजा दोगुना होता नजर आएगा जब थोड़ा सा हम चुनाव के और करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन प्राइम न्यूज पे जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ।